नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज की एक खबर ये है कि हिंदुस्तानी संसद के जिस नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, विपक्ष की 1.5 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों ने उसके बहिष्कार की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बारे में जानकारी दी कि 28 तारीख को इस नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने सभी पार्टियों को आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, और जाहिर है कि इनमें से हर पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व है। पार्टियां आज हैं, कल फिर रहेंगी या पहले थीं, इनके सांसद वहां बैठते हैं और एक मौका बनता है कि ये उस उद्घाटन में शामिल होती। लेकिन ये शामिल नहीं हो रही हैं। 19 पार्टियां हैं ऐसी जिन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हम इस उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। इनमें से हर किसी का तर्क एक ही है कि देश की संसद का उद्घाटन हो रहा है, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ये किसी सरकारी इमारत का उद्घाटन नहीं हो रहा है, तो ये राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि मोदी के बनाए हुए ही थे, उन्होंने मोदी को न्योता भेजा कि आप इसका उद्घाटन कीजिए, और मोदी उस न्योते के आधार पर इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला, और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन।
यहाँ पे कई बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि लोकसभा की अकेले की इमारत नहीं है ये संसद भवन है जिसमें राज्यसभा भी है। तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, ये दो बिल्कुल अलग अलग समानांतर शक्ति केंद्र रहते हैं। इन दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है। इसीलिए इसको लोकसभा भवन नहीं कहा जाता, इसको संसद भवन कहा जाता है। ऐसे में अकेले लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री को न्योता भेज रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को न्योता तो देश में कोई भी भेज सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये जिम्मा रहता है ये देखें कि क्या इसका उद्घाटन करना, क्या इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होना, क्या ये उनके लिए सही है। तो ये क्यों सही नहीं है, क्यों 19 पार्टियों का ऐसा कहना है, हम उसके ऊपर जाते हैं जरा। भारतीय लोकतंत्र की 3 अलग अलग शाखाएं हैं, 3 स्तंभ हैं इसके। एक है कार्यपालिका जो कि सरकार है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं। एक रहती है विधायिका, जिसका मतलब है संसद, जिसके लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, राज्यसभा के दूसरे सभापति हैं। ये मिलकर संसद बनती है, जिसको विधायिका कहते हैं, क्योंकि कोई भी कानून एक सदन से पास होकर नहीं बनता, दोनों से बनता है, इसलिए इसको विधायिका कहते हैं। तीसरा है न्यायपालिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट है या उसके मातहत या अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट, देश की न्याय व्यवस्था, ये न्यायपालिका कहलाती है। अब हुआ ये कि आज से 21-22 महीने पहले जब इस संसद भवन के निर्माण का भूमि पूजन हो रहा था, उस वक्त रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, एक दलित राष्ट्रपति थे। तो लोगों को ये भी लगता था कि उनको तरह तरह से महत्व भी मिलना चाहिए, उनको राष्ट्रपति बनाना भी एक दलित को महत्व देना था। लेकिन जब संसद के नए भवन के लिए भूमि पूजन हुआ तो वो नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। आज जब उसका उद्घाटन होने जा रहा है तो फिर नरेंद्र मोदी उसके मुख्य अतिथि हैं। विरोधी दलों का ये कहना है, उनका तर्क ये है कि प्रधानमंत्री तो इन 3 शाखाओं में से कुल एक कार्यपालिका के, सरकार के मुखिया हैं। वो इस लोकतंत्र के सबसे प्रमुख व्यक्ति नहीं हैं। सबसे प्रमुख व्यक्ति, राष्ट्र प्रमुख व्यक्ति तो राष्ट्रपति ही हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो इन तीनों शाखाओं के ऊपर माने जाते हैं, वो इस देश के राष्ट्र के प्रमुख माने जाते हैं। उनका संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री से ऊपर है। इसीलिए प्रधानमंत्री साल में 2, 4, 10 मौक़ों पर राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जाते। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ये राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। विपक्ष के लोगों को भी कोई देनी रहती है मांग, तो वो भी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। राष्ट्रपति इन तीनों स्तंभों के ऊपर हैं। तो ये बात बड़ी जायज़ लगती है कि इनमें से किसी एक की, किसी नई इमारत का भूमि पूजन हो रहा था तो भी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि रहना था, उनके हाथों होना था, जो कि नहीं हुआ। अब जब संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा है, उस वक्त एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, उनको उसमें मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया, उनको बुलाया नहीं गया, उनको वहाँ कार्यक्रम उनके हाथों नहीं हो रहा, ये उद्घाटन उनके हाथों नहीं हो रहा। इस देश की संसद के इस नए भवन के सामने 2 ऐतिहासिक मौके थे। एक दलित पुरुष राष्ट्रपति के हाथों उसका भूमि पूजन होता, जो कि बिल्कुल जरूरी था। प्रधानमंत्री का संसद भवन के भूमि पूजन में हक नहीं बनता था, राष्ट्रपति का ही बनता था, लेकिन हुआ। आज जब एक आदिवासी महिला के हाथों उसका उद्घाटन हो सकता था, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये एक बुनियादी मुद्दा भी है। इसको समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र में ये जो 3 स्तंभ बनाए गए हैं, कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद और न्यायपालिका यानी अदालत,
इन तीनों के एक दूसरे से बहुत गहरे अंतर संबंध नहीं रखे गए हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व रखा गया है। ये एक दूसरे के मातहत भी काम नहीं करते हैं। इनके सबके स्वतंत्र अस्तित्व के साथ ही ये लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति को छोड़ के प्रधानमंत्री से भूमि पूजन और अब उनसे उद्घाटन, ये बड़ी ही अटपटी बात है। इसलिए कम से कम मैं अपनी सीमित समझ में विपक्ष के इन 19 दलों को मैं भला बुरा नहीं कह सकता कि वो ज्यादती कर रहे हैं। उनको दरियादिली दिखानी थी, उनको इस कार्यक्रम में आना था, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दरियादिली तो सरकार को दिखानी चाहिए थी राष्ट्रपति के प्रति। दरियादिली तो लोकसभा और राज्यसभा को दिखानी चाहिए थी राष्ट्रपति के प्रति। ये नहीं हो पाया। इतिहास में अच्छी तरह ये बात दर्ज रहेगी। एक दूसरा विवाद जो इस मौके को लेकर चल रहा है वो ये है कि 28 तारीख, इस 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। सावरकर जो कि एक विवादास्पद किरदार रहे हिंदुस्तान के इतिहास के, एक वक्त उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, वो उस नाते जेल गए, अंडमान में उनको बंद रखा गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में एक के बाद एक माफ़ीनामे लिखकर अपनी सज़ा से माफ़ी के लिए और तरह तरह की मांगों को लेकर अंग्रेज़ सरकार को बार बार चिट्ठियां लिखी, तो आज प्रचलन में उनको माफ़ी वीर भी कहा जाता है। जब विवाद उठता है उनके नाम का, तो इस बात को लेकर एक अलग विवाद चल रहा है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए या न दिया जाए। आप एक चीज़ को देखिए कि ये आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, इसको अमृत वर्ष भी कहा जा रहा है। इस साल में ऐसे बहुत सारे मौके आने थे। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, बहुत सारे ऐसे मौके आने थे जिनमें से किसी दिन पर इस भवन का उद्घाटन हो सकता था। कोई काम रुक नहीं रहा था इसके बिना। ये बात सही है कि कोई भी सरकार चाहेगी कि उसके कार्यकाल में ऐसा उद्घाटन हो जाए, लेकिन कार्यकाल में बहुत वक्त बाकी है। अभी 1 साल से अधिक वक्त बाकी है इस संसद के कार्यकाल को, तो कभी भी हो सकता था। इस 28 तारीख को और कोई हिंदू पंचांग का, किसी और कैलेंडर का कोई ऐसा ऐतिहासिक दिन नहीं है जिसकी वजह से ये दिन छांटा जाए, सिवाय एक बात के कि ये विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। इस नाते इस दिन ये संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। इस देश में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सावरकर के आधे करियर को, उनके शुरू के आधे जीवन को महान बतलाते हैं, राष्ट्र के लिए उनका योगदान गिनते हैं, लेकिन बाद के जीवन को वो सम्मान के लायक नहीं मानते। वो मानते हैं कि वो अंग्रेज़ों के सामने झुक गए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से किसी किस्म की आर्थिक मदद ली थी, वो पेंशन थी, कोई और पैरोल अलाउंस था, जो कुछ भी था उन्होंने लिया था, ऐसा मानते हैं। लोग माफ़ीनामे में जो लिखी गई बातें थी या सज़ा में छूट के लिए सावरकर की लिखी गई जो बातें थी, जिनमें अंग्रेज़ सरकार की तरह तरह से स्तुति की गई थी, अपनी वफादारी की कसमें उन्होंने खाई थी उन चिट्ठियों में, तो इन सब को लेके सावरकर एक विवादास्पद चरित्र हैं। उनके नाम को लेकर एकमत भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं रहा। लोगों ने उनके अच्छे योगदान को लेकर उनके ऊपर, इंदिरा गांधी ने ही डाक टिकट निकाली थी, उनका सम्मान किया था, मरणोपरांत उनकी स्मृति का सम्मान किया था। लेकिन जब कभी उनके समग्र व्यक्तित्व की बात आती है, और लोकतंत्र में किसी के भी व्यक्तित्व का जब मूल्यांकन होता है तो समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, उस हालत में सावरकर जो हैं अपने बाद की ज़िंदगी को लेकर बड़े बड़े कमज़ोर पड़ते हैं। इतिहास में उनका बहुत गौरवशाली स्थान, आखिरी की जो चिट्ठियां थी उनकी अंग्रेज़ों को लिखी हुई, उनकी वजह से बहुत गौरवशाली स्थान उनका इतिहास में नहीं रह जाता है। यही एक दिन लोकसभा अध्यक्ष ने या मोदी सरकार ने, और चूंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस मामले में, इसलिए इन दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि इस दिन इसका उद्घाटन किया जाए, इस दिन ये भवन राष्ट्र को समर्पित किया जाए। ये बड़ा विवादास्पद मामला है।
बहुत से लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको अच्छी तरह याद है कि गांधी हत्याकांड में हत्यारों की भीड़ में सावरकर को किस तरह कटघरे में पीछे बैठे देखा जाता था उन ऐतिहासिक तस्वीरों में। ये एक अलग बात है कि अदालत से वो हत्या के केस में बरी हो गए थे, लेकिन गांधी हत्या की ही जांच की जो दूसरी रिपोर्ट आई थी, जो दूसरे आयोग बने थे, उनकी रिपोर्ट में सावरकर को उस तरह से बरी नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक, ऐसी कुछ बातें बाकी थी। वो पूरी तरह से पाक साफ होकर बाकी रिपोर्ट्स में नहीं निकले थे। तो ये बात एक सोचने की है कि क्या नए संसद भवन के उद्घाटन का ये ऐतिहासिक दिन, क्या इसको सावरकर के मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था? ये सोचने की बात है। पिछला संसद भवन जो कि अभी तक इस्तेमाल हो रहा है, वो 100 बरस पहले का अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ संसद भवन था। हो सकता है कि उसको आगे बढ़ाने की गुंजाइश ना हो, सीटें बढ़ाने की गुंजाइश ना हो। 1000 करोड़ से बन रहे इस संसद भवन में सीटें भी 1.5 गुना की गई हैं लोकसभा और राज्यसभा की, क्योंकि ऐसा माना गया है कि आगे परिसीमन होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी तो राज्यसभा की भी सीटें बढ़ेगी। तो इन दोनों सदनों की सीटें 1.5 गुना कर दी गई हैं। अब 1000 करोड़ की लागत से ये बन चुका है। गुजरात के एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, न केवल इसको बल्कि आसपास के पूरे ऐतिहासिक इलाके को, प्रधानमंत्री के निजी आवास को, ऐसी कई चीज़ों को उन्होंने डिज़ाइन किया है। गुजरात के एक आर्किटेक्ट हैं उन्होंने। खैर, आर्किटेक्ट कहीं के भी हों, ये बनकर संसद तो तैयार हो गया है, 4 दिन बाद इसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन जितना बदमज़ा ये मौका हो गया है, ये सोचना था इस देश को चलाने वाले लोगों को, संसद को चलाने वाले लोगों को, उनको सोचना चाहिए था कि क्या ऐसे ऐतिहासिक मौके को भी क्या इतना बदमज़ा करने की ज़रूरत थी। अलग अलग लोगों ने इस मौके पर क्या कहा है, अगर उसको हम देखें एक नज़र के लिए, तो 19 दलों ने इसका बहिष्कार किया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके तर्क दिए हैं, लेकिन एक तर्क एक जैसा है। लोगों का कहना है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से ही करवाया जाना चाहिए था, और जो पार्टियां हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार किया है उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, जदयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एडीएमके, ऐसे बहुत सारे दलों की लिस्ट है। तो ये एक बहुत ही दुराग्रह है इस सरकार का और लोकसभा के अध्यक्ष का कि राष्ट्रपति को न भूमि पूजन में बुलाया गया, न उद्घाटन में बुलाया गया। ये इतिहास में अच्छी तरह दर्ज नहीं होगा। ये 3 स्तंभों में से एक स्तंभ के व्यक्ति को दूसरे स्तंभ की इमारत के उद्घाटन के लिए बुलाया गया है, और वहीं से जरा सी दूरी पर राष्ट्रपति बैठे हुए टीवी पर इस कार्यक्रम को देखेंगी। ये ऐतिहासिक मौका था, ये ऐतिहासिक इमारत है। संसद इतिहास रचने के लिए चलता है। अगर इसकी शुरुआत इतनी मनमानी से, इतनी एक तरफा जिद से अगर की जा रही है, तो ये खुद इस सरकार को और इस लोकसभा अध्यक्ष को, इन लोगों को अच्छी रोशनी में नहीं दिखाती है। बस मेरे कम कहे को अधिक मानिए और इस बारे में और लोगों के जो तर्क आते हैं उसको सुनिए। आपको कई और बातें सुनने मिलेगी। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो YouTube चैनल पर इनको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। आपसे फिर मिलते हैं।